हेलो एवरीवन, दिस इज़ सुष्मित कौर। मैं आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे नॉट ऑफ कॉमर्स पे, जहाँ से हम शुरू करेंगे अपना सफ़र कॉमर्स से। रास्ता भी होगा कॉमर्स का और ख़त्म भी करेंगे कॉमर्स पे। सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी विद अकाउंटेंसी फाइनेंशियल अकाउंटिंग टुडे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा सिलेबस क्या है। सबसे पहले है कंटेंट्स में इंट्रोडक्शन चैप्टर हमारा फर्स्ट है। देन अकाउंटिंग कंसेप्ट, कन्वेंशन एंड IFRS पढ़ने। देन डबल एंट्री सिस्टम के बारे में जानना, जिसमें हम जनरल लेजर के बारे में जानेंगे। देन है कैश बुक। कैश बुक वो बुक है जिसमें ओनली कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है। देन ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद है कैपिटल एंड रिवेन्यू। देन फाइनल अकाउंट्स लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट जो फाइनल ऑफ द ईयर में बनते हैं। देन एडजस्टमेंट्स हैं, फिर फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स हैं। देन वॉयज अकाउंट है, शिप अकाउंट्स, अकाउंट्स ऑफ जॉइंट वेंचर हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट्स हैं, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स और ब्रांच अकाउंट्स हैं। लास्ट में मैं क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवाऊंगी। फर्स्टली हमने इंट्रोडक्शन चैप्टर से पढ़ना है। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। The development of trade, industry and commerce world over has necessitated the recording of all business transactions clearly and systematically। देखिए, पहले कुछ समय पहले बिजनेस जो था ना, वो बहुत स्मॉल यूनिट्स में था। बहुत स्मॉल यूनिट, लाइक एक सेब की रेडी मान लो होती नहीं, वो थी। तो क्या उसे अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं, उसके पास आया, उसने आगे बेच दिया। पर जैसे जैसे ट्रेड, इंडस्ट्री, कॉमर्स की डेवलपमेंट हुई है, जो ये स्मॉल यूनिट्स ऑफ बिज़नेस थी, ये बहुत लार्ज बिजनेस हाउसेस में कन्वर्ट हो चुकी है और उनके जो मैनुअल ऑपरेशंस थे ना, हाईली मैकेनिज्ड हो गए हैं। इसके कारण से जो है बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखेगी बिज़नेस में और इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हैं, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में बिज़नेस ट्रांजैक्शंस हैं। सो वी कांट रिकॉर्ड इट इन आवर माइंड बिकॉज ह्यूमन मेमोरी इज़ नॉट कैपेबल ऑफ रिकॉर्डिंग ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन ओवर द ईयर। दैट्स वाई द नीड ऑफ अकाउंटेंसी अराइजेस। इसीलिए सभी ट्रांजैक्शन को क्लियरली और सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करने की नीड अराइज हुई थी। देखो, कुछ गुड्स हैं हमने क्रेडिट पे दिए, हम भूल भी सकते हैं, एक ह्यूमन मेमोरी नहीं स्टोर कर सकती। और जो बायर है, मान लो प्राइस है, प्राइस हमने मान लो डिस्काउंट दिया, बाद में हमें याद ना रहे, ऐसी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकती थी। मोर ओवर जो अकाउंटिंग रिटर्न डॉक्यूमेंट्स है ना, वो भी स्टोर करने बहुत ज़रूरी है। हम आगे बढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, करैक्टरिस्टिक्स, नेचर ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के प्रोसेस को उसके करैक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ अकाउंटिंग भी कहा जाता है। हमारा फर्स्ट है आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। वो ट्रांजैक्शन जिसमें कुछ एक्सचेंज हो रहा है, एक पार्टिसिपेंट रिसीव कर रहा है और एक पार्टिसिपेंट सेक्रीफाइस कर रहा है। जैसे रॉ मटेरियल फॉर कैश, जो एक पर्सन है जो सेल कर रहा है रॉ मटेरियल, वो सेक्रीफाइस कर रहा है, जो सेकंड पर्सन है वो रिसीव कर रहा है। और जो कैश है, जो बायर है वो सेक्रीफाइस करना है और जो सेलर है वो रिसीव कर रहा है। इसीलिए वो इवेंट, वेदर इंटरनल और एक्सटर्नल, इज़ अ हैपनिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस टू एन एंटिटी। रॉ मटेरियल जैसे प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया गया है, ये दिस इज़ नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, हम इसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। पर जहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है वो है हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन। जो ट्रांजैक्शन विच इज़ टर्म्ड इन मॉनेटरी टर्म्स और जिसमें एक्सचेंज हो, वो बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है। एक एंटिटी इकोनॉमिक यूनिट है, इसलिए उसने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है मॉनेटरी टर्म्स में। देन मेजरिंग द आइडेंटिफाइंग ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। अकाउंटिंग जो है वो ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को एक कॉमन मेजरमेंट यूनिट में मेज़र करती है। जैसे इंडियन रुपीज़, डॉलर हो गया, पाउंड हो गया, ऐसे अलग अलग जो यूनिट्स है ना, इनमें हम जब अपनी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को इसमें जब स्टोर करके याद करते हैं, मान लो इसमें हम करते हैं, तो जैसे इन इंडिया दीज ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स आर मेजर इन रुपीज़ बिफोर रिकॉर्डिंग दैम। हमें यूनिट्स में उसे कन्वर्ट करना है। दैट यूनिट शुड बी द रूलिंग करेंसी ऑफ एनी कंट्री। नेक्स्ट स्टेप है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग, दिस इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ से असली अकाउंटिंग शुरू होती है, जो पिछले थे वो अकाउंटिंग नहीं है। अकाउंटिंग का पार्ट है, बट एक कहते हैं ना, एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट है, उसका असली काम रिकॉर्डिंग से शुरू होता है। इट इज़ एसेंशियली कंसर्न विद नॉट ओनली इंश्योरिंग दैट ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर आर इन फैक्ट रिकॉर्डेड, बट also they are recorded in an orderly manner।
ऐसे ही रफली और हमने रिकॉर्ड किया, ये नहीं है। बिजनेस ट्रांजैक्शन को एक सिस्टम में रिकॉर्ड करना पड़ता है और इस रिकॉर्डिंग को एक बुक में कर रहता है, वो है जर्नल। क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि जो फर्स्ट बुक होती है अकाउंटेंसी की वो कौन सी होती है, दैट इज़ जर्नल, जहाँ पे इनिशियल एंट्री होती है। दिस बुक में भी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू वेरियस सब्सिडरी बुक्स सच एज कैश जर्नल, सिर्फ कैश को रिकॉर्ड करती, परचेज जर्नल जो सिर्फ क्रेडिट परचेजेस को रिकॉर्ड करती, सेल्स जर्नल जो कि क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड करती है। ऐसे नंबर ऑफ़ सब्सिडरी बुक्स भी मेंटेन किए जाते हैं नेचर एंड साइज़ को लेकर। अगर साइज़ छोटा है बिज़नेस का तो वो डे टू डे लाइफ में जर्नल एंट्री कर सकता है, पर अगर बड़ा है उसे ज़रूरत है सब्सिडरी बुक्स मेंटेन करने की। देन क्लासीफाइंग जैसे कि इसकी सिंपल से एग्जांपल है, हमने 3-4 तरह की एंट्रीज वो कर ली, जैसे परचेज़ कर लिया, एक में मैंने एक में परचेजेस कर लिए हैं, एक में मैंने सेल्स कर ली है और एक में मैंने मान लो कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दिया। सो आई हैव टू मेंटेन मैनी अकाउंट्स देयर एंड इसका मैं अलग बनाऊंगी, इसका मैं अलग बनाऊंगी, इसका अलग बनाऊंगी। जर्नल में मैं सबको रिकॉर्ड करूंगी बट मैं उसके बाद में क्लासीफाई कर दूंगी। व्हाट इज़ दैट इज़ क्लासीफाइंग। और क्लासीफाइंग कहाँ की जाती है, लेजर अकाउंट में। क्लासीफाइंग इज़ कंसर्न विद द सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ रिकॉर्डेड डेटा। विदाउट, हम जब तक रिकॉर्डेड डेटा को एनालाइज नहीं कर सकते तब तक हम उसे क्लासीफाई नहीं कर सकते, ताकि हम एक ग्रुप ऑफ ट्रांजैक्शन एक नेचर की एक प्लेस पे ट्रांसफ़र कर सके। ये जो क्लासिफिकेशन का वर्क है वही लेजर में किया जाता है, मैंने बताया। दिस बुक कंटेन्स ऑन डिफरेंट पेजेस इंडिविजुअल अकाउंट्स हेड्स अंडर विच आर ऑल ट्रांजैक्शन ऑफ सिमिलर नेचर आर कलेक्टेड। सिमिलर नेचर की जो ट्रांजैक्शंस है एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल अकाउंट से रिलेट करने वाली, जो जर्नल में अलग अलग पेजेस में होंगी पर लेजर में एक अकाउंट में शो होगी। जैसे कि एक सेपरेट अकाउंट हेडिंग फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ऑल ओवर द ईयर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस लगते हैं, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अप्रैल में भी हुए, मई में भी हुए, जैसा भी जनवरी में, फरवरी सब में हुए, तो फिर उन्हें हम लेजर में एक ही पेज पे, मान लो एक ही अकाउंट पे हम उसे करते हैं। ऐसा मत मान लेना कि जो लेजर है एक ही पेज का बनता है, 2-3 पेज तक जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस। देन समराइजिंग, हम समरी निकालते हैं, इंग्लिश के जो चैप्टर का होता है ना समरी, वैसी अकाउंटेंसी की समरी है। हमने जो रिकॉर्ड किया, क्लासीफाई किया, उसकी समरी निकालनी है। दिस इन्वॉल्व्स प्रेजेंटिंग द क्लासीफाइड डेटा इन अ मैनर विच इज़ अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल टू द इंटरनल एज वेल एज external end users of accounting statements. This process leads to preparation of following statements: ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। हम जो है जर्नल लेजर के ऊपर डिपेंड करके समरी निकालते हैं हमारी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस की, उन्हें हम समराइजिंग कहते हैं। इनमें जो अकाउंट्स बनते हैं वो है ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट कमेंट कीजिए उसका दूसरा नेम क्या है जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नेम है। नेक्स्ट है एनालाइजिंग। इट इज़ कंसर्न विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस आइटम्स और ग्रुप्स ऑफ आइटम टेकन फ्रॉम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट और बोथ। Purpose of analysis is to identify the financial strength, weakness of enterprises. It provides the basis for interpretation. हमने ना जो जिन्होंने 12th की है कॉमर्स फील्ड में उन्हें पता होगा, हमने अकाउंटिंग रेशियोज निकाली थी। वो क्या थी, हमने अपने फाइनल अकाउंट्स बना लिए, उसकी अमाउंट्स के हमने एनालिसिस कर करके हमने डेट टू कैपिटल रेशियो निकाली थी, टोटल एसेट्स की, कैपिटल एम्प्लॉयड की रेशियो निकाली थी, वो है एनालिसिस। जो हमारी रिज़ल्ट्स निकल चुके हैं फाइनल अकाउंट से, उन्हें यूज़ करके जो हम अपने बिज़नेस की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, वीकनेसेस पता करते हैं ना, उसे हम कहते हैं एनालाइज करना। ये इंटरप्रिटेशन का बेसिस बताता है। अब इंटरप्रिटेशन क्या है, ये है एक्सप्लेन करना मीनिंग और सिग्निफिकेंस ऑफ रिलेशनशिप सो दैट एस्टेब्लिश बाय द एनालिसिस। जैसे फर्स्ट 6 जो है ना परफॉर्म करिए, फर्स्ट 6 स्टेप्स जो है ये इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइसेस तो कर देंगे, पर मेन जो वो इंटरप्रिटेशन है, इंटरप्रिटेशन वो अकाउंटेंट ही कर सकता है। जैसे आजकल टैली चल गया ना, टैली सॉफ्टवेयर आ गया है, उसमें आप ना एक ट्रांजैक्शन डालोगे अपनी, उसका अपन बैलेंस शीट तक बना के देगा, पर उसके आगे का काम एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेशन वो तो एक अकाउंटेंट को करनी पड़ेगी। मैनेजमेंट करती है, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट तक जाती है,
तो वो ये नहीं कर सकता। अकाउंटेंट शुड इंटरप्रेट द स्टेटमेंट्स इन अ मैनर यूजफुल टू द यूजर्स एज टू एनेबल द यूजर्स टू मेक रैशनल डिसीजन आउट ऑफ अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। जैसे कि अब डेट टू कैपिटल रेशियो हमारी एनालिसिस में ज़्यादा आ गई है, तो उसे इंटरप्रेट करना है उसने अपने उनको इन्वेस्टर्स को, या फिर जिनसे हमने लोन लेना है। हमारी डेट वाली ज़्यादा आ गई है रेशियो, तो उन्हें पता है हमारा डेट ज़्यादा है, वी आर नॉट एबल टू पे आवर डेट, सो हमें लोन नहीं मिलेगा। दिस इज़ द यूज़ ऑफ इंटरप्रिटेशन, एक बेसिक एग्जांपल है। दस कम्युनिकेटिंग सिंपली बताना। The accounting information after being meaningfully analyzed and interpreted has to be communicated in a proper form and manner to the proper person. जो यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हैं, हम उन्हें देते हैं अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की। हमारे यूज़र्स ऑफ अकाउंट कौन है? इंटरनल यूज़र्स है, एक्सटर्नल। इंटरनल में हमारी मैनेजमेंट आ जाती है, ओनर आ जाता है, एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं, और एक्सटर्नल में हमारी टैक्सेशन अथॉरिटीज़ आ जाती हैं, हमारे कस्टमर्स आ जाते हैं। उन्हें हम जब अपनी इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करते हैं, ये कम्युनिकेटिंग प्रोसेस है। अब कंप्यूटर में पढ़ा ना कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट कैसे आता है? इनपुट से आउटपुट, प्रोसेसिंग से। वही है इनपुट। क्या है यहाँ पे? बिजनेस ट्रांजैक्शन। फर्स्ट जो हमने किया था क्या है? आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, वो इनपुट में आ जाएगा। फिर जो भी हमने इंटरप्रेट तक सब किया है, इंटरप्रेट तक रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, इन सब को हम कहते हैं प्रोसेसिंग। ये सब प्रोसेसिंग की जा रही है। और हमारा आउटपुट क्या आता है? हमारा आउटपुट क्या आएगा? हमारी वो इन्फॉर्मेशन जो हमने अपने यूज़र्स को देनी है। ये फ्लो चार्ट बनाइए, बहुत मीनिंगफुल लगा। उसके बाद अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव्स। हम अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं? हमारा उद्देश्य क्या है इसको करने के पीछे? व्हाट इज़ आवर ऑब्जेक्टिव? तो सबसे पहले है टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग क्यों की जाती है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स बनाने के लिए। अकाउंटिंग के एब्सेंस में बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाएंगे ह्यूमन मेमोरी में, जो कि बहुत केसेस में इम्पॉसिबल है। लाइक एक हम कहते हैं ना, हमने स्टॉक मंगाया, परचेजेस किए, बिना अकाउंटिंग के बंदे ने परचेजेस कर लिए, उसे परचेजिंग अमाउंट याद है, देन उसने ऐड दे, मतलब महीना तो लग ही जाएगा ना सारे परचेजेस ख़त्म होते हैं। तो मान लो वो 1 महीने के बाद अपने याद करेगा, अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करेगा। तो महीने के बीच में कोई क्रेडिट पे ख़रीद के गया, कोई कैश पे ख़रीद के गया, किसी ने गुड्स खरीद के बाद में उसने रिटर्न कर दिए। तो क्या ह्यूमन मेमोरी 1 मंथ का भी एक ट्रांजैक्शन याद कर सकती है? नहीं कर सकती। सो पूरे साल का तो कहने ही दो। इसीलिए अराइज हुई है नीड इसकी, और इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट, टू प्रोटेक्ट बिजनेस प्रॉपर्टीज़। सपोज़ आपने अकाउंटेंट नहीं किया अकाउंटिंग, आपने किसी से मशीनरी खरीदी है, उसकी ना 4 लाख की अमाउंट है, आपने 2 लाख उससे ऑलरेडी पे कर दिए कैश में, और 2 लाख का क्रेडिट कर दिया। उसके बाद वो पर्सन जो है वो फॉल्सली क्लेम कर सकता है। अगर आपने रिकॉर्ड नहीं किया, उसने रिकॉर्ड नहीं किया, देयर इज़ नो एविडेंस। सो क्या वो फॉल्सली क्लेम कर सकता है कि आपने पेमेंट दी नहीं उसको कैश में? मशीनरी आपके पास है, 4 लाख का बिल दिखा देगा, अपने शो करेगा नहीं कैश रिसीव हुआ। तो क्या हमारी बिज़नेस प्रॉपर्टी जो है रिस्क में चलेगी? चलेगी। अब हम जो कहेंगे कि हमने अकाउंटिंग किया, हम तो झूठ लिख सकते हैं? नहीं, हम यहाँ पे वाउचर्स लगाते हैं, अपने क्रेडिट नोट, डेबिट नोट लगाते हैं। हमारे कुछ एविडेंसेस होते हैं जो हम अपनी अकाउंट्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अटैच करते हैं, जो कि एक एविडेंस की तरह काम आती है। रीड करते हैं। अकाउंटिंग प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू बिजनेस प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम अनजस्टिफाइड एंड अनवारंटेड यूज़। This is possible on account of accounting supplying the following information to manager or the proprietor. How much amount of the proprietor fund invested in the business. जैसे पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं लोग, वो एक पार्टनर जो है वो कह देगा कि नहीं जी मैंने ज़्यादा आपको की है कंट्रीब्यूट कैपिटल, और आपने कम की है, तो ये रिकॉर्ड तो नहीं है ना हमारे पास। ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है। बिजनेस ने दूसरों को क्या पे करना है? कोई फॉल्सली क्लेम कर सकता है अपनी अमाउंट जितनी उसकी बनती है उससे ज़्यादा। हाउ मच द बिज़नेस हैज़ टू रिकवर फ्रॉम अदर्स। उन्होंने रिकवर किस चीज़ से करना है, कितनी अमाउंट में करना है। सो ये सब जो है ना, इस सब में रिस्क आ सकता है, और बिज़नेस की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने में भी हेल्पफुल है अकाउंटेंसी। नेक्स्ट, टू असरटेन द ऑपरेशनल प्रॉफिट और लॉस। ऑपरेशनल प्रॉफिट और लॉस क्या होता है? एक होता है ऑपरेशनल प्रॉफिट, एक होता है नॉन ऑपरेशनल प्रॉफिट।
बेसिक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि एक पर्सन है, वो स्टेशनरी का काम करता है, उसका स्टेशनरी का बिज़नेस है, ठीक है। जो छोटी छोटी शॉप्स होती है वो भी बिज़नेस के तौर पे ही आती है, नहीं कि बड़ी सी है सेटअप की इंडस्ट्री वही बिज़नेस है, नो, छोटे से छोटा भी बिज़नेस होता है। स्टेशनरी की उसकी शॉप है, उसमें काम डील करता है। उसने अपनी नोटबुक्स बेची, अपने पेन बेचे, सब सेल किया। उससे जो उसको मेन इनकम हो रही है वो है उसका ऑपरेशनल प्रॉफिट। और जो उसके बाहर की इनकम हो रही है, जैसे कि मान लो उसने सिंपली बिज़नेस है, उसका अकाउंट है, बिज़नेस का अकाउंट वैसे करंट अकाउंट होता है। हमारे नॉर्मली कौन से अकाउंट होते हैं? सेविंग अकाउंट्स। और जो बिज़नेस के अकाउंट्स होते हैं वो करंट अकाउंट्स होते हैं। अब बिज़नेस जो है उसका करंट अकाउंट है, ठीक है। अब उसमें क्या होगा, अगर उसका ऑपरेशनल प्रॉफिट उसकी मेन हो गई, नॉन ऑपरेशनल प्रॉफिट यहाँ कहाँ से पैसा आ गया? जो हमारा नहीं है, हमारे जो मेन सेलिंग हमने की है ना, उससे नहीं आता। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का भी यही केस होता है, जहाँ से रेवेन्यू आ रहा है उसके मेन फोकस पे जो एक्सपेंडिचर किए जाते हैं उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। नेक्स्ट है टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस याद रखना, पोजीशनल स्टेटमेंट बनती है। पोजीशनल स्टेटमेंट कौन सी है? बैलेंस शीट। जहाँ कहीं भी फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस आ जाए तो बैलेंस शीट आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए, ये बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिव्स द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस मेड बाय द बिजनेस। यहाँ पे जो ऑपरेशनल प्रॉफिट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता लगेगा। अब ऑपरेशनल प्रॉफिट से हमें प्रॉफिट और लॉस पता लग गया अपने बिजनेस का, पर व्हाट अबाउट द फाइनेंशियल कंडीशन वेयर द बिजनेस स्टैंड्स, व्हाट ही ओज एंड व्हाट ही ओन्स। वो क्या ओन कर रहा है, उसने क्या दूसरों को देना है, व्हाट ही ओज, और उसकी क्या पोजीशन है, वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, वो हमें फाइनेंशियल पोजीशन से पता लगेगा। यहाँ पे एसेट्स, लाइबिलिटीज़, कैपिटल जो होती है बैलेंस शीट में, उससे पता लग जाता है हमारे एसेट्स हमारे कितने, हम क्या ओन कर रहे हैं, ओज हमारी लाइबिलिटीज़, कैपिटल भी वैसे लाइबिलिटी ही मानी जाती है बिकॉज बिजनेस इज़ डिफरेंट फ्रॉम हिज ओनर। टू फैसिलिटेट रैशनल डिसीजन मेकिंग, अकाउंटिंग दीज डेज हैज टेकन अपॉन इटसेल्फ टू टास्क ऑफ। अब सिर्फ जो अकाउंटिंग है ना वो कलेक्शन पे, एनालाइजिंग पे, वही समराइजिंग पे, इन सब पे डिपेंड नहीं कर रहा। अब उसे डिसीज़न मेकिंग करनी है, रैशनल डिसीज़न मेकिंग करनी है, तो वो क्या होगा, वो सब इसमें आ जाएगा। हम अकाउंटिंग तब तक बुक्स नहीं बनाएंगे, वी काइंड फोकस। जैसे एक पर्सन है, उसके ना बिज़नेस में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। सपोज़ लेज़ ही है, लेज़ का ये ग्रीन फ्लेवर है, ये रेड वाला आ गया, ये ब्लू पैकेट और ये येलो पैकेट है। अब जो लेज़ है ना, जब तक वो अकाउंटिंग नहीं करेगा उसे नहीं पता लगेगा कि कहाँ पे वो लॉस में जा रहा है। मान लो ब्लू वाला है ना, उसका नहीं बिक रहा, उसे नहीं पता लग रहा। अब उसने अकाउंटिंग की है, ही कैन कंपेयर हिज ऑल डिपार्टमेंट्स। ग्रीन अच्छे प्रॉफिट में जा रहा है, रेड भी ठीक जा रहा है, येलो भी ठीक जा रहा है, पर जो ब्लू वाला है ना वो डाउनफॉल में आ रहा है। तो वो क्या करेगा, या तो जैसे कहते हैं सबसे बेस्ट जो चल रहा होगा उसकी एक और ब्रांच खोल लेगा, इसे बंद कर देगा, हो सकता है ना। तो हमने एक रैशनल डिसीजन बनाया, क्योंकि अगर हम ब्लू वाले पे ही पैसे लगाए हैं तो ना इनको हम बेस्ट दे पा रहे हैं, और जो ब्लू वाले पे लग रहे हैं वो वैसे ही लॉस में जा रहा है। इसलिए रैशनल डिसीजन मेकिंग इज़ डन बाय अकाउंटिंग दीज डेज। यहाँ पे द अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन हैज़ ऑल्सो स्ट्रेस दिस पॉइंट वाइल डिफाइनिंग द टर्म अकाउंटिंग। अब जो अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन है, जो कि अब कमेटी बन चुकी है, एक न्यू बोर्ड बन चुका है, उसने अकाउंटिंग के ना डेफिनेशन को लेकर भी बड़े स्ट्रेस किया पॉइंट कि क्या हो सकती है। When it is says that accounting is the process of identifying, measuring, communicating economic information to permit informed judgments and decision by users of the information. Of course ये एक easy task नहीं है, पर अकाउंटिंग बॉडीज़ जो है ना उन्होंने अकाउंटिंग के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं, जिससे हम इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसके जो स्टैंडर्ड्स हैं, इसके जो हमारे पोस्टुलेट्स हैं, हम ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, उसमें प्रिंसिपल्स हैं। और समझ लो कि जैसे एक पेड़ की रूट्स होती है ना, वैसे अकाउंटिंग के रूट्स है वो प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग करनी है, वो प्रिंसिपल जो होते हैं ना वो कोई पकड़ लिए ना, वी कैन डू अकाउंटिंग एनीवेयर।
नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का फ़ायदा क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, बिना देखे क्या मन में आ रहा है? रिप्लेसमेंट ऑफ मनी, मेमोरी, सॉरी मनी नहीं, मेमोरी। ह्यूमन की मेमोरी कैपेबल नहीं है कि वो बहुत सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सके। ह्यूमन हैज़ अ लिमिटेड कैपेसिटी टू स्टोर एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इन माइंड। दैट्स वाई द नीड अराइजेस टू रिकॉर्ड एवरी ट्रांजैक्शन इन डिफरेंट बुक्स ऑफ अकाउंट। हमारी जो एक ह्यूमन ब्रेन है ना, उसके पास वही कैपेबिलिटी नहीं है कि वो हर ट्रांजैक्शन को याद रख सके, इसलिए हमें ज़रूरत पड़ती है। और ह्यूमन की मेमोरी वो आगे पीछे भी कर सकती है डेट्स को, उसे नहीं याद है अप्रैल में क्या हुआ, उसको अप्रैल के बाद सितंबर याद आ गया, मई याद आया ही नहीं, इसीलिए सिस्टमेटिक भी होगा। और ह्यूमन मेमोरी तो वो भूल भी जाएगी। आज से 10 साल पहले आपका बिजनेस था, आपने कितने कैपिटल से स्टार्ट किया था? कैन यू रिमेंबर इट? इन मोस्ट केसेस नहीं हम याद कर सकते। वही है, ये परमानेंट है। हम 10 साल बाद अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट निकाल के देख सकते हैं, भाई हमने इतना किया था। नेक्स्ट, हेल्पफुल इन टैक्स असेसमेंट। इन मोस्ट केसेस द बिजनेस इज रिक्वायर्ड टू पे इनकम टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, एक्साइज ड्यूटी टू द गवर्नमेंट। अब जो GST चलता है, इसीलिए जो बिज़नेस है उसे टैक्स असेसमेंट करनी पड़ती है, अपने टैक्स पे करने हैं। वो कैसे करेगा? उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट की इंस्पेक्शन होती है। The fixation of tax liability is done on the basis of books of account, provided these are prepared according to the requirement of law. अब जो बिज़नेस के अकाउंटिंग बनती है, ये तो है नहीं कोई अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकता। हर किसी को लॉ, उसका एक स्पेशल स्टैंडर्ड उसे फॉलो करके बनाना पड़ता है। और अगर हमने प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं किया, फिर वो अपनी मर्ज़ी से, अपनी जजमेंट से टैक्स अथॉरिटीज़ कर सकती है। अच्छा है, खुद ही कर लो। देन प्रिवेंट फ्रॉड नहीं होता। वही मैंने बताया, कोई मान लो डिसऑनेस्ट एम्प्लॉई है आपका, वो फ्रॉड करता है आपके कैश और गुड्स में। अगर बुक्स ही नहीं मेंटेन, पता ही लगेगा पैसे कहाँ भाई गले से पैसे निकाल लेता है ना, वही चीज़। अगर वो डिसऑनेस्ट है, उसने पैसे ले लिए, गुड्स है, रातों रात आपका फर्नीचर बिका गया वही, तो फिर अगर हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड्स होगा, पता लग जाएगा हमारे कितने पड़े हैं कितने नहीं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्रॉड्स। नेक्स्ट है बिज़नेस वैल्यूएशन। वही, अगर बिज़नेस की वैल्यूएशन कब करनी होती है? मेनली जब बिज़नेस खरीदना और बेचना आता है। चला चला बिज़नेस लोग खरीद लेते हैं, सेल कर लेते हैं, हम परचेज़ कर लेते हैं, तो वो कैसे करेंगे? बिज़नेस वैल्यूएशन करने में, सेल और परचेज़ करने में भी हम सर्टेन करते हैं वैल्यू ऑफ बिज़नेस। कैलकुलेशन ऑफ दिस अमाउंट इज़ डन बाय बिज़नेस। हेल्पफुल इन डेट कलेक्शन। डेट कलेक्शन, हमने किसी को उधार दे दिया तो उसे कलेक्शन करने में मदद आती है। हम टाइम टू टाइम रिमाइंडर्स दे सकते हैं। जैसे लेजर अकाउंट है ना, मैंने बताया, हम जर्नल में रिकॉर्ड कर लेते हैं। जैसे मैंने किसी को गुड्स क्रेडिट पे दिए, तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया उसको, और लेजर में उसका अकाउंट बन लिया। और जब भी मैं लेजर की बुक्स देखूँगी, मुझे पता लगेगा कि उसका अकाउंट अभी क्लोज़ नहीं हुआ। इसका मतलब है कि अभी उसके अमाउंट पेंडिंग पड़ी है ना। तो मुझे टाइम टू टाइम रिमाइंडर्स दे सकते हैं और डिफ़ॉल्टर डिक्लेयर कर सकते हैं जो रेगुलर है पेमेंट देने में। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन प्लानिंग एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट। ऑलवेज प्लान फॉर द फ्यूचर टारगेट्स। What will be the plan for production, purchase of goods, sales and marketing of goods, advertisement, acquisition of fixed assets fund in the next accounting period। एक एफिशिएंट मैनेजमेंट जो होती है ना, वो एडवांस में प्लान करके चलती है कि उसे क्या करना है बिज़नेस में। आगे उसने कहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ानी है, क्या प्रोड्यूस करना है, कोई न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर सकता है, गुड्स कहाँ से ख़रीदने हैं, उसने सेल्स किस लेवल पे करनी है, उसने डिस्काउंट कितना देना, वो भी मार्केटिंग कैसे करनी है उसने गुड की, एक्विजिशन, उसने फिक्स एसेट, मान लो मशीनरी पुरानी है, नेक्स्ट ईयर मैंने चेंज करनी है, तो उसे प्लानिंग करने में हेल्प रहती है। जैसे डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट आता है मशीनरी में, यहाँ पे हमारे जो फिक्स एसेट्स हैं कुछ, उसमें डेप्रिसिएशन लगता है। अब उसे पता लग जाएगा कि मेरी जो उसकी डेप्रिसिएशन है वो पूरी होगी, मैं उसकी स्क्रैप वैल्यू बनने वाली, तो वो पहले प्लान करेगा ना। दैट्स वाई इसकी सिंपल एग्जांपल यही है। इसे याद करने के लिए एग्जांपल रख लिया करो, एग्जांपल होएगी ना तो फटाफट पॉइंट्स याद आ जाएंगे। वैसे ही मैं दोबारा बोल देती हूँ, डेप्रिसिएशन मतलब कि पड़े पड़े जैसे मशीनरी आपने ख़रीदी है, क्या उसकी वैल्यू कम नहीं हो जाएगी यूज़ करते करते? तो मान लो 16 लाख की खरीदी, करते करते उसकी स्क्रैप वैल्यू आ जानी है, कबाड़ की वैल्यू वही 16 साल बाद 20 साल बाद उसकी वैल्यू आ जानी है कुछ, वही हमें पता लग जाएगा कि हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में पता लग जाएगा कि नाउ इसकी स्क्रैप वैल्यू नेक्स्ट ईयर बन जानी है, इसका जो वर्किंग पीरियड था वो ख़त्म हो चुका है। सो बिजनेस कैन प्लान टू बाय अ न्यू मशीनरी, राइट। सो ऐसे हेल्पफुल है प्लानिंग में। देन फंड्स रेजिंग बिकम ईजी।
वही अगर हमारे बिज़नेस की ट्रू और फेयर पिक्चर दिखाते हैं तो हमें क्रेडिटर से अच्छे तरह से हमारे क्रेडिटर्स इन्वेस्टर्स हमारे अट्रैक्ट होते हैं और हमें लोन एडवांसेस कर देते हैं, हमें उनसे फंड्स मिल जाते हैं, तो फंड रेज़ करना ईजी हो जाता है और जो ट्रांजैक्शन ऑफ लोन्स है वो और कन्वीनियंट हो जाती है हमारे लिए इफ़ आर ट्रू और फेयर पिक्चर हम दिखाते हैं एंड दैट इज़ गुड। और ट्रू पिक्चर दिखानी है, मैनिपुलेशन करने वाली दिखाने वाली नहीं है कि मैनिपुलेट करके दिखा दिया तो वी आर वन प्रॉफिट यू शुड इन्वेस्ट और चल हम लॉस में रहे 4 सालों से। नेक्स्ट, एविडेंस इन द कोर्ट। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो है वो एक कोर्ट में एविडेंस की तरह भी यूज़ किए जा सकते हैं टू सब्सटेंट द क्लेम ऑफ द बिजनेस। एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इज सपोर्टेड, मैंने पहले बताया था डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होते, वाउचर्स, बिल्स, रिसीट्स, मेमो, ऐसे जो चीज़ें होती हैं कोर्ट्स, दैट्स वाई इन चीज़ों की वजह से ही दैट इज़ वाई कोर्ट्स एक्सेप्ट द अकाउंट्स ऑफ बुक्स एज एन एविडेंस। वो एविडेंस क्यों करेगा भाई, बंदा कोई भी लिख दे, ऐसे वाउचर्स होते हैं, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, बिल्स, रिसीट्स, हम लेटर ऑन पढ़ेंगे ये क्या होता है, पर सिंपली मान लो जैसे हम कहते हैं ना वो ले लिया, बिल ले लिया, वो चीज़ें अटैच कर दी जाती हैं। देन कंपैरिजन, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम कंपेयर कर सकते हैं खुद को किसी और बिज़नेस से। सिमिलरली जो प्रीवियस ईयर से हम खुद को कंपेयर कर सकते हैं। अब ये तो हम इस साल का याद बिना अकाउंटेंसी के मेरा पिछले महीने इतना प्रॉफिट हुआ था, अब इस महीने थोड़ा कम हो गया, नहीं हो सकता, हम वही कांट कंपेयर। असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस, असर्टेन करना, प्रॉफिट और लॉस जो हमने कैलकुलेट किया है उसे असर्टेन करना ज़रूरी है, प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। नेक्स्ट है असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, वही है फाइनेंशियल पोजीशन भी हमें पता करनी ही है। फाइनेंशियल पोजीशन, पोजिशनल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। इन दी बैलेंस शीट दी एसेट्स विच बिजनेस ओन्स वो राइट हैंड साइड में होती है और जो लाइबिलिटीज़ और कैपिटल होती है वो लेफ्ट हैंड साइड में होती है। बिजनेस ओज मतलब लाइबिलिटीज़, वही हेल्पफुल एट ए टाइम ऑफ इंसॉल्वेंसी। अब जो पर्सन है इंसॉल्वेंट हो गया, जैसे कि उसका दिवालिया हो गया, व्हेन हिज डेट वो होते हैं ना एक्सीड कर जाते हैं, तब व्हेन हिज एसेट्स आर इनसफिशिएंट टू पे हिज लाइबिलिटीज़, उसके एसेट्स ही सफिशिएंट नहीं है उसकी लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए, वो इंसॉल्वेंसी होता है। एट द टाइम ऑफ इंसॉल्वेंसी वन हैज़ टू गिव अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू द ऑफिशियल रिसीवर। Proper accounting record will reveal the liability and assets of the business and the insolvency accounts can be prepared easily. Insolvency account को easily prepare करने के लिए भी ज़रूरत होती है। एक पर्सन है उसे insolvent कहते हैं, वो याद रखो कब, जब उसके assets insufficient हो जाते हैं liability से, उस टाइम पे उसे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल रिसीवर को देनी पड़ती है ताकि प्रॉपर अकाउंट्स बनाए जा सकें। ठीक है। नेक्स्ट, लिमिटेशंस। अब जहाँ पे अकाउंटिंग के कुछ एडवांटेजेस हैं उसके लिमिटेशंस भी हैं। सबसे पहले इसके अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स बहुत हैं। अकाउंटिंग इज़ बेस्ड ऑन कंसेप्ट एंड इट फॉलो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, GAAP, गैप। ये वो वाला गैप नहीं है, ये GAAP कौन सा गैप है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। बट यहाँ पे एक से ज़्यादा प्रिंसिपल एग्जिस्ट करता है और जब एक से ज़्यादा प्रिंसिपल एग्जिस्ट करता है देयर विल बी कन्फ्यूज़न। मैं कौन सा अल्टरनेटिव, अब डेप्रिसिएशन ही है, उसके 2 मेथड होते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, तो इसमें भी कन्फ्यूज़न आ सकती है। अब कोई एवरेज प्राइस पे करता है, कोई स्टैंडर्ड प्राइस पे करता है, तो रिजल्ट्स जो है वो कंपेरेबल नहीं होते हैं। क्लोजिंग स्टॉक का भी होता है ना, हम कैसे वैल्यू कर रहे हैं, उसे मार्केट प्राइस पे करते हैं, उसे लोअर प्राइस पे करते हैं, वो चलो उसके ऊपर गिवन होती है। नेक्स्ट, इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट। वही अगर एक पर्सन है उसकी पर्सनल जजमेंट ज़रूर बीच में इंटरफेयर करेगी, फिर भी अकाउंटिंग जो है वो उसकी बुक्स हैं वो एविडेंस ऑफ कोर्ट में होती है। एस्टिमेट्स हैव टू बी मेड विच रिक्वायर पर्सनल जजमेंट। एस्टिमेट्स बनते हैं, पेपर में ये मत लिखाना वो कुछ कि ये बंदा अपनी मर्ज़ी से बाइसनेस करके लिखाता है, उसके वजह से वो दिखा देता है, होता है वैसे। अब यहाँ पे क्या है, कन्वेंशन ऑफ ऑब्जेक्टिविटी इज रिस्पेक्टेड इन अकाउंट बट टू रिकॉर्ड सर्टेन इवेंट्स। जो कन्वेंशन ऑफ ऑब्जेक्टिविटी है हमारे वहाँ पर लिखा है ना 1399, इसको 1400 कर दिया। ऐसे ही मान लो 10 ट्रांजेक्शन है, 10 भी छोड़ो, सिंपल पे आ जाते हैं, 90 भी छोड़ो, 80 है,
1380 है, उससे सीधे राउंड फिगर करके 1400 लिख दिया। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, हाँ इतना लिख दिया, 200 का फ़र्क पड़ गया। कभी देखा अकाउंटिंग में रिकॉर्ड हुआ हमारा जो मैनेजर है वो काफ़ी लॉयल है? नहीं ना। एक सिंपली जो है ना, वो हमारी इंपॉर्टेंट मॉनिटरिंग होती है इंफॉर्मेशन, वो हम इग्नोर करते हैं अकाउंटिंग में। इसकी वजह से जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो एक, हम कहते हैं ना, प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं बन पाता, प्रॉपर एक इन्फॉर्मेशन का सोर्स नहीं बन पाता। इसमें हमें ये तो पता चल जाएगा बिज़नेस कहाँ स्टैंड कर रहा है, पर मान लो बिज़नेस की पोजीशन बड़ी अच्छी है, सारे डिसऑनेस्ट बीच में बैठे हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, बिज़नेस में जो एम्प्लॉयज़ बैठे हैं वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, बिज़नेस के अंदर ही राइवलरी चल रही है, तो फिर नेक्स्ट, डू नॉट प्रोवाइड टाइमली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता। जैसे बिज़नेस है, उसने अपना करंट ईयर की जो सेल्स है वो 12 लाख प्लान की है, तो उसे एक रिक्वायर इन्फॉर्मेशन वेदर द सेल इन फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर इज़ अमाउंटेड टू 1 लाख और लेस देन। जैसे उसने 12 लाख पूरे साल की उसने डिसाइड की है, अब अकाउंट्स जो है वो तो साल के एंड में बनेंगे, तो उसे पता कैसे लगेगा कि उसने मान लो 1 लाख पर मंथ की उसने सोची है, उस टारगेट को पहुंच चुका है, उसे पता कैसे लगेगा? तो टाइमली इन्फॉर्मेशन नहीं देता, फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे देनी चाहिए, सुझाव है। डू नॉट प्रोवाइड डिटेल एनालिसिस नहीं देता। अब बैलेंस शीट देख रहे हो, वहाँ पे अपनी मशीनरी लिखी है एसेट साइड पे, वहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है मशीनरी की, मैंने कब ली थी, कब नहीं ली थी, नहीं ना। द इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय अकाउंटिंग इन रियलिटी एग्रीगेट्स अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ईयर। जैसे परचेजेस ही है, मान लो, ये तो बहुत बड़ी बात होगी, सिंपली जनरल पे आ जाओ, फर्स्ट पे परचेजेस किए, परचेजेस मान लो मैंने कर लिए 2 लाख के, ठीक है, परचेजेस 2 लाख के मैंने कैश पे कर लिए, क्या मुझे इसमें इंफॉर्मेशन वहाँ पे लिखा क्या होगा नीचे नरेशन में, बीइंग गुड्स परचेज्ड, उसमें बीच में लिखा है मैंने क्या कितना ख़रीदा? नहीं। यूनिट्स लिखे हैं? नहीं। सो डिटेल एनालिसिस नहीं मिलती, हाँ कुछ लोग लिख लेते होते हैं। ड्यूरिंग द काउंटिंग ईयर वट एवर इट सेल्स, नेम दी प्रोडक्ट्स लाइक पेट्रोल, डीजल, मोबिल ऑयल, कांट बी रिकॉर्डेड, वही बात आ गई। डज नॉट डिस्क्लोज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बिजनेस। हमारे कुछ कंसेप्ट हैं, कॉन्टीन्यूटी एंटिटी कंसेप्ट, वो क्या कहता है कि बिजनेस विल कैरी ऑन until there is no specified period, until at कब तक ये चलेगा, इसको कोई स्पेसिफिक पीरियड नहीं है, ये बिज़नेस का ये कंसेप्ट कहता है। तो बैलेंस शीट में जो एसेट्स हैं वो तो कॉन्टीन्यूटी के हिसाब से शो होते हैं, तो ये प्रेजेंट वाले तो नहीं शो होती ना। अब मैंने 12 लाख की ख़रीदी थी, पहले बिल्डिंग है, मैंने 12 लाख की बिल्डिंग खरीद ली, मुझे वही वैल्यू शो ही जा रही है ना। हम एप्रिसिएशन जो होती है, बिल्डिंग की वैल्यू कभी कम नहीं होती, लैंड एंड बिल्डिंग वो एसेट है जिसकी वैल्यू कभी कम नहीं होती। कहते हैं ना, सोना और ज़मीन कभी उसके भाव नहीं गिरते, वही चीज़ आ गई है। मैंने बिल्डिंग 12 लाख की ख़रीदी है, और 12 लाख की बिल्डिंग मैंने उसी पे ही कैलकुलेट कर रही हूँ, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू तो नहीं शो हो रही, हाँ एप्रिसिएशन जो होती है, कहते हैं डेप्रिसिएशन डिक्रीज इन दी वैल्यू, एप्रिसिएशन इंक्रीज इन दी वैल्यू। तो एप्रिसिएशन में कब रिकॉर्ड करती होती हूँ? डिसोल्यूशन के टाइम पे, वो अलग कंसेप्ट है, पर रेगुलर बेसिस पे तो मैं एप्रिसिएशन नहीं ना कर रही, तो उससे क्या मेरी बिज़नेस की प्रेजेंट वैल्यू मुझे शो हो रही है? नहीं हो रही। तो दिस इज़ ऑल्सो अ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन अकाउंट, क्वान्टिटेटिव, नॉन क्वान्टिटेटिव। क्वान्टिटेटिव या फिर क्वालिटेटिव। क्वान्टिटेटिव मतलब इन न्यूमेरिकल फॉर्म, क्वान्टिटेटिव गुड बैड हाई लो वो सब। द बिजनेस एंड नॉन बिजनेस इकोनॉमिक एंटिटीज़ यूज़ वेरियस रिसोर्सेज, मटेरियल, लेबर, बिल्डिंग, मशीनरी, अदर सर्विसेज। जो पीपल ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं ना, उन्हें भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। जो बिज़नेस के यहाँ से सोर्स ऑफ फाइनेंस है उधर भी देने होते हैं, उसके रिजल्ट्स यहाँ पे सब कुछ, हर पार्टी जो होती है ना, स्टेक होल्डर्स, उन्हें हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की सबसे पहले क्लासिफिकेशन सुन लो। टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, क्वान्टिटेटिव, क्वालिटेटिव। क्वान्टिटेटिव भी 2 तरह की होती है, एक अकाउंटिंग, एक नॉन अकाउंटिंग। नेक्स्ट है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन 4 टाइप्स की। ऑपरेटिंग अकाउंटिंग, जो हम नॉर्मल ऑपरेशन जिसमें बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है, जो उसके मेन जो काम है उसका। नेक्स्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दैट वी आर गोइंग टू लर्न। देन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये अकाउंटिंग जो है ना वो मैनेजमेंट करती है। देन है टैक्स अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे कॉस्ट भी आती होती है एक। टैक्स अकाउंटिंग टैक्सेशन अथॉरिटीज़ करती हैं।
इन्फॉर्मेशन कैन बी इधर क्वान्टिटेटिव क्वालिटेटिव, वही है। क्वान्टिटेटिव एक्सप्रेस्ड इन नंबर एंड क्वान्टिटेटिव इज विजुअल एक्सप्रेशंस, कन्वर्सेशन, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। Accounting is primarily concerned with quantitative information which is usually expressed in monetary terms, in the terms of money। कॉमर्स की लाइन में आ गए हो, कुछ वर्ड सीख लो। मॉनेटरी इन टर्म्स ऑफ मनी। कुछ आर्ट स्ट्रीम से, कुछ साइंस स्ट्रीम से भी आई है ना कॉमर्स में, उन्हें नहीं पता होगा, कॉमर्स वालों को तो पता ही है। इन टर्म्स ऑफ मनी, इन मनी टर्म्स। नेक्स्ट, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की क्लासिफिकेशन है। ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन इज कंसर्न विद डे टू लाइफ एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टिट्यूट द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। डे टू डे जो हम कर रहे हैं, डे टू डे हमारे जो एक्सपेंसेस है, डे टू डे रेवेन्यू है, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इसका आता है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इंटरनल एक्सटर्नल यूजर्स के लिए होती है, जिन्हें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए। हाउ वेल द ऑर्गेनाइजेशन इज परफॉर्मिंग, ऑर्गेनाइजेशन कैसे परफॉर्म करी है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इसमें आती है। मैनेजमेंट, ये समराइज्ड फॉर्म होती है ताकि मैनेजर्स प्लानिंग कर सकें। मैनेजर्स होते हैं ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठते हैं, मैनेजमेंट बैठती है, उनके लिए ये होती है। और टैक्सेशन, ये टैक्स अथॉरिटीज़ के लिए होती है, तो सेपरेट टैक्स अकाउंटिंग करते हैं। कुछ लोग सेपरेटली टैक्स अकाउंटिंग करते हैं। टैक्स अकाउंटिंग है ना, मतलब हमने कितना टैक्स पे करना है उसकी भी अकाउंटिंग करते हैं। एक ना उसमें प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, ये सब होता है। Accounting information is presented mostly in the form of financial statement like income statement, trading and profit and loss account, वही position and balance sheet. Nowadays, statement of changes in financial position, value added statement, report and human resource accounting ये भी बन चुके हैं। हम सिर्फ अभी जो है ना इनकम स्टेटमेंट, पोजिशनल स्टेटमेंट यही नहीं शो करते, आजकल सोशल परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनती है, ह्यूमन। देन है क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। क्वालिटी क्या है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की? एक ग्रेव मिसकंसेप्शन है कि अकाउंटिंग सिर्फ फाइनेंशियल फिगर्स में होता है। नहीं, फाइनेंशियल फिगर्स के साथ साथ ये ना कुछ छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन अपने देता है। रिलायबिलिटी, जैसे रिलायबल करना। सीधा एग्जांपल, सीधा हम पॉइंट्स पे आते हैं। रिलायबिलिटी इज सेट टू कंप्राइज रिप्रेजेंटेशनल, फेथफुलनेस, वेरीफाइबिलिटी, न्यूट्रलिटी विद द ओवरले ऑफ कंप्लीटनेस, फ्रीडम फ्रॉम बायस, प्रिसिशन and uncertainty. Financial positions are not neutral if by the selection of presentation of information they are influenced in making of decision or judgment in order to achieve predetermined result or income। अब जो इसके सिंपली क्या है, सिंपली एट्रीब्यूट्स पढ़ लो। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन इन्फॉर्मेशन की हम रिलाई कर सकते हैं बिकॉज हमने वॉचर वगैरह सब इसके साथ अटैच किया है। न्यूट्रलिटी होती है, सब्सटेंस जो होते हैं वो ओवर फॉर्म में होते हैं, इससे फाइनेंशियल रियलिटी पता लगती है। सिंपली लीगल फॉर्म पे नहीं, हमारी खुद की भी हमने जानकारी लेनी होती है, हमारा बिजनेस कहाँ पे है। कंप्लीटनेस होती है, ये तो है नहीं मैंने फाइनेंशियल पोजीशन बनाई, मैंने पोजीशनल स्टेटमेंट आधी बना दी है और मैंने उसका आधे आधे लिख के छोड़ दिए, नहीं वो कंप्लीटेड पूरे साल की एक एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है इसमें। Then relevance, it is relevant. Relevance is the quality emphasized in every accounting framework. When it influences the accounting decisions of user by helping them evaluate past, present, future events and confirming or correcting their past evaluations. ये relevant है। हम past के अपने books of accounts, present की, future के events हैं, उन्हें confirm कर सकते हैं। पिछले साल की करेक्ट भी करते हैं हम, इसलिए हम वो होती है पास्ट एडजस्टमेंट्स होती है ना, उसमें हम पिछले साल की अपनी गलतियों को अकाउंटिंग में करेक्ट भी कर लेते हैं, वो रेलेवेंट है। इसका ये है कि रेलेवेंट होती है। देन अंडरस्टैंडेबिलिटी, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हम ऐसे रिकॉर्ड करते हैं कि इजीली अंडरस्टैंडेबल है। जो पर्सन जिसे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पता है, जिसको अकाउंटिंग की थोड़ी बहुत नॉलेज भी है ना, वो भी उसे ईजिली अंडरस्टैंड कर सकता है मोटा मोटा। कंपेरेबिलिटी, ये एक अकाउंटेंसी है ना, वो एक आपको स्टैंडर्ड देती है कि आप कंपेयर कर सकते हो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपने खुद के भी कर सकते हैं। मेरे पास्ट में क्या था, मेरे प्रेजेंट में क्या है, वेयर आई स्टैंड। देन अकाउंटिंग साइकिल, अकाउंटिंग साइकिल इज़ द कंप्लीट सीक्वेंस जो कि कहाँ से स्टार्ट होता है, बोलो रिकॉर्डिंग से, और कहाँ ख़त्म होता है, कम्युनिकेटिंग पे तो उसका होता ही है, पर अकाउंटिंग साइकिल बुक्स ऑफ अकाउंट का काम कब तक चलता है, फाइनल अकाउंट्स तक।
सबसे पहले हम शुरू करते हैं, हमारा शुरू होता है ट्रांजैक्शन से। सबसे पहले होती है ट्रांजैक्शंस देन जर्नल। ट्रांजैक्शन हुई, हमने उसे कहाँ रिकॉर्ड किया, जर्नल पे, देन क्लासीफाई करके लेजर पे ले आए, फिर समराइज़ करके ट्रायल बैलेंस आ गया, फिर ट्रेडिंग अकाउंट बन गया, देन प्रॉफिट को निकालने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट, और देन फिर से बात आ जाती है ट्रांजैक्शन जर्नल पे। द बैलेंसेस ऑफ अकाउंट फ्रॉम ओपनिंग बैलेंस शीट एंड डे टू डे ट्रांजैक्शन ऑफ द अकाउंटिंग आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन द बुक जर्नल। अब जर्नल जो है ना, वहाँ पे ओपनिंग एंट्री होती है, जो पिछले साल का सामान पड़ा है उसको हम इस साल में लेकर आते हैं, पिछले साल की बैलेंस शीट वहीं पर नहीं छोड़ आते। सबसे पहले शुरू होता है बैलेंस शीट ओपनिंग से, फिर सबसे पहले ट्रांजैक्शंस, बैलेंस शीट ओपनिंग, फिर जर्नल बनती है। कई लोगों को लगता है सिर्फ ट्रांजैक्शन से शुरू होता है, नहीं जी, पहले ट्रांजैक्शन आती है, साथ में बैलेंस शीट के ओपनिंग बैलेंस आता है, वो दोनों मिलके जर्नल में जाते हैं। फिर जो जनरल है, जनरल से लेजर में, लेजर से ट्रायल बैलेंस, वो ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। अब कुछ ना सब्सिडरी बुक्स होती हैं। सब्सिडरी बुक्स ये हो कैश बुक, सेल्स बुक, परचेज, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, बिल रिसीवेबल, बिल पेबल, जनरल प्रॉपर। सब कुछ बच गया, जनरल प्रॉपर में डाल दो जो बच गया। आगे हैं बैलेंसेस ऑफ अकाउंट फ्रॉम ओपनिंग बैलेंस शीट एंड डे टू डे लाइफ, वही फिर रिकॉर्ड करते जर्नल में, पीरियडिकली इन लेजर में डाल जाता है, और एट द एंड ऑफ एवरी अकाउंटिंग पीरियड बैलेंस शीट बनती है, ट्रायल बैलेंस सब बनते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड अकाउंट्स बनते हैं फाइनल अकाउंट्स में, और ये अकाउंट्स मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग कंसर्न में बनते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट कब बनता है, जब ट्रेडिंग कंसर्न की बात आती है, जब मैन्युफैक्चरिंग, जब आपका बिजनेस सीधा आप किसी एक पर्सन से लेके दूसरे पर्सन को सेल कर रहे हो, तो वो ट्रेडिंग, वहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत नहीं होगी, वो सीधा कौन सा अकाउंट होगा, वो होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट फाइनली जो है बैलेंस शीट बन जाती है, इससे फाइनेंशियल पोजीशन पता लग जाती है, वेयर द बिजनेस इज स्टैंडिंग। अब क्वेश्चन एनालाइज होता है थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या है अकाउंटिंग, साइंस है कि आर्ट है। जैसे सिस्टमेटिक वे में किया जाता है, इसके भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं, तो क्या ये साइंस है। सिंपल वर्ड्स में क्या है, साइंस क्या इस्टेब्लिश करता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, और आर्ट क्या है, हमारी नॉलेज को अपने वे में जब हम अप्लाई करते हैं ना, तो उसे आर्ट कहते हैं। जैसे फाइन आर्ट्स तो सब कुछ सभी लोग पढ़ते हैं, जो फाइन आर्ट्स पढ़ते हैं सभी ने पढ़ी होती है, पर उसे अपने अपने हिसाब से अप्लाई करके, म्यूज़िक है, म्यूज़िक के सब पढ़ते हैं, पर खुद के नोट्स बनाते हैं, वो खुद की अपनी ट्यून्स होती हैं, इनको कंप्राइज करते हैं। तो क्या है ये कंपोजिशन वालों की, तो क्या है ये आर्ट है। देन सिंस अकाउंटिंग डज नॉट एस्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, इट ओनली प्रोवाइड अस विद द प्रोसीजर जिससे ऑब्जेक्टिव अचीव होते हैं। देयरफॉर अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट नॉट ए साइंस, ये बात नोट कर लो। अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट, इट इज़ नॉट ए साइंस, एन आर्ट नॉट साइंस। क्योंकि यहाँ पे जो अकाउंटिंग जो है वो साइंस क्यों नहीं है, क्योंकि ये हमें सिर्फ प्रोसीजर बताती है, कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं करती। कि अगर हम ये करेंगे तो वो क्या होगा, उस मतलब ना साइंस में अगर हमने ये किया तो वो हो जाएगा, तो इसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। देन अकाउंटिंग वर्सेस अकाउंटेंसी। अब अकाउंटिंग क्या है और अकाउंटेंसी क्या है, हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है। Accounting is the branch of accountancy which follows a methodology of maintaining the account in the view of objective of that branch of knowledge। जो body of knowledge है इसमें principles, assumption, convention, concept, rule आ जाते हैं, recording, classifying, analyzing आ जाती है, जहाँ पे practice होती है, यहाँ पे art of the science of accounting और accountancy। Simply accountancy accounting में क्या फ़र्क है, accountancy है ना वो एक बड़ा, अकाउंटेंसी बड़ी चीज़ है और अकाउंटिंग उसका पार्ट है। अकाउंटेंसी पूरा एक सब्जेक्ट है, पूरे कैसे ना पूरी मेथोडोलॉजी पूरा एक सब्जेक्ट है, और जो अकाउंटिंग है वो क्या है, अकाउंटिंग इसका पार्ट है। अकाउंटिंग पार्ट है इसका, अकाउंटिंग पार्ट है। जैसे अकाउंटिंग हम कर रहे हैं ना, हम रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल बनाते, लेजर बनाते, ये हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, पर अकाउंटेंसी उसमें सबकी नॉलेज प्रोवाइडेड है। दैट्स वाई अकाउंटेंसी इज़ बिगर देन अकाउंटिंग। सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के कुछ सिस्टम्स हैं।
कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग मर्केंटाइल, उसको हम एक्यूरेट भी कहते हैं। इट इज़ अ सिस्टम, कैश सिस्टम, इट इज़ अ सिस्टम इन विच अकाउंटिंग एंट्रीज आर ओनली मेड व्हेन द कैश इज रिसीव्ड और पेड। जब हमारा कैश, वही ना पुराना वाला सिस्टम, आया, पैसे दिए, सामान लिए, फिर कस्टमर के पैसे दिए, सामान बेचा, चलो, यह है कैश सिस्टम। देयर इज़ नो क्रेडिट, नो रिकॉर्डिंग ऑफ कैपिटल एंट्रीज, कुछ नहीं है, सिंपली कैश की एंट्रीज होती हैं, वो है कैश सिस्टम। और वो है मर्केंटाइल। नेक्स्ट आता है और एक्रूअल सिस्टम। मर्केंटाइल एक्रूअल सिस्टम कौन सा सिस्टम है? जहाँ पे अकाउंट्स ड्यू बनते हैं, अमाउंट्स ड्यू बनती हैं, हमारी पेमेंट की रिसीट्स बनती हैं, उसे रिकॉग्नाइज़ किया जाता है जब वो अकर होती हैं। जैसे हम, हमारा रेंट है, रेंट पे करते हैं, रेंट ड्यू होता है, रेंट आउटस्टैंडिंग होता है, तो ये इसमें आता है। इसमें सिर्फ कैश नहीं होते। इसके एक सिंपली दोनों में डिफरेंस करने के लिए एक एग्जांपल गिवन है, इससे में और क्लियर हो जाएगा। अ फर्म क्लोजेस इट्स बुक्स ऑन 31 दिसंबर ईच ईयर, ठीक है, वही हमारा जो नॉर्मल ईयर चलता है वो फॉलो कर रहे हैं। और सम ऑफ 500 हैज़ बिकम ड्यू फॉर पेमेंट ऑन, ठीक है, ओके, ठीक है। तो अब जो पे है ना, हमारी जो अमाउंट है ना, वो 2009 में ड्यू बनी थी। एग्जांपल 2009 में ड्यू बन गई थी, मतलब हमें 2009 में देनी थी, पर हम 2010 में दे रहे हैं। अब जो नॉर्मल अकाउंट में ड्यू बनी थी वो वहाँ रिकॉर्ड होगी, 10 में पेमेंट हो रही है, 10 में भी रिकॉर्ड होगी, वो है एक्रूअल सिस्टम। अब वो कैश सिस्टम है, कैश सिस्टम क्या करेगा, वो 2009 को तो भूल ही जाएगा, 2009 उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। उसने कब पेमेंट की, 10 में, उसने 10 में पेमेंट की, वो उसे रिकॉग्नाइज करेगा ओनली व्हेन द पेमेंट इज़ डन। वो कितनी पुरानी है, कब ड्यू हुई, कब आउटस्टैंडिंग हुई, कोई फ़र्क नहीं है। नेक्स्ट, इन केस इफ़ द फर्म इज़ फॉलोइंग कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, नो एंट्री विल मेड फॉर द रेंट हैविंग डन। वही मैंने बताया, रेंट ड्यू है तो कोई एंट्री नहीं होगी, आउटस्टैंडिंग की भी नहीं होगी। और जब हम दूसरा कंसेप्ट फॉलो करते हैं तो लैंडलैंड का, जो लैंडलॉर्ड है उसका अकाउंट डेबिट होगा, जब कैश जो क्रेडिट होगा, जब रेंट एक्चुअली पे किया गया है। वही यहाँ पे गोल्डन रूल्स भी हम सीखेंगे आगे। जनरल एंट्री करने के लिए गोल्डन रूल्स आर नेसेसरी। देन मर्केंटाइल सिस्टम के बारे में एक और लाइन है कि इसे बेटर माना गया, क्यों? क्योंकि इससे जो बिज़नेस के ट्रांजैक्शन के इफ़ेक्ट्स है ना पता लग जाते हैं। मोस्ट इंडस्ट्री और कमर्शियल है वो यही फॉलो करते हैं। आजकल कैश सिस्टम तो कोई मान लो करता ही नहीं है। हाइब्रिड सिस्टम, हाइब्रिड सिस्टम क्या होता है? दोनों का मिक्स। अंडर द हाइब्रिड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, इनकम्स आर रिकॉग्नाइज्ड इन कैश बेसिस। ये द सिस्टम मेरे हिसाब से। इनकम कब हमने माननी है? जब हमें एक्चुअली रिसीव हो गई है। इससे क्या होगा? वो कहते हैं दिल को दर्द नहीं होगा, हमें दुख नहीं होगा जब हमारी इनकम रिसीव नहीं होगी, बैड डेट्स हो जाएंगे। मजाक करिए। कमिंग टू द पॉइंट, ये बेटर क्यों है? क्योंकि हम इससे ना अपनी एक फेयर, अपनी रियल पिक्चर डिस्क्राइब कर सकते हैं। कंसेप्ट भी है कि एंटिसिपेट फॉर ऑल इनकम, पता नहीं याद नहीं आ रहा मुझे, पर है। नेक्स्ट है कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस पे डिफरेंस। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट फिर भी किस्मत का पता नहीं होता। कैश सिस्टम का मीनिंग क्या है? द मेथड इन विच द इनकम और एक्सपेंस इज रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन देयर इज एक्चुअल इनफ्लो और आउटफ्लो कैश। वही एक्चुअली इनफ्लो आउटफ्लो कब हुआ वो मैटर कर रहा है। और इसमें क्या है, जब इनकम और एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कब करें? जब वो ड्यू हो जाए, जब वो देने लायक हो जाए। नेचर ये वाला सिंपल है, कैश वाला वो कॉम्प्लेक्स है। ऑफकोर्स सिंपली पैसा आया, पैसा गया, वो रिकॉर्ड करना इजी होगा कि वैसे रिकॉर्ड करना कि अब ड्यू हो गया, नेक्स्ट ईयर पेमेंट करनी, इस साल का इस साल में लिखना, नेक्स्ट ईयर में वो हो गया, वो आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। और जो रिकॉग्नाइजेशन, उसको कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं? एक कंपनीज़ एक्ट है, कंपनीज़ एक्ट शायद 2013 है। वो क्या कहता है? कंपनीज़ एक्ट के अकॉर्डिंगली जो कैश वाली बेसिस है ना, वो उसे रिकॉग्नाइज ही नहीं करनी, एक्रूअल फॉलो करनी उसने। देन इनकम स्टेटमेंट इन केस ऑफ एक्रूड इनकम, जब इनकम से इकट्ठी हमारी एक्यूरेट मतलब इकट्ठी हो गई है। जब एक्रूड इनकम है, लोअर इनकम, हाँ कैश बेसिस पे अगर हमारी इनकम इकट्ठी हुई पड़ी है, अब ड्यू हो गई है, मान लो 31 मार्च को हमने अपने बुक्स ख़त्म कर ली है, तब तक हमारी इनकम जो है वो हमें रिसीव नहीं हुई पर एक्यूरेट हो चुकी है। जो हमारी एक्रूअल बेसिस वाली है ना, वो तो खड़ी इनकम अपनी रिकॉग्नाइज कर लेगी कि भाई मेरा तो फ़ायदा, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी तरह शो होगी। पर जो इसकी है वो लोअर इनकम शो होगी कैश की, क्यों? कभी हमारे हाथ में नहीं आए, भले एक दिन बाद मिल जाए। नेक्स्ट है मैचिंग कंसेप्ट की एप्लीकेबिलिटी। हाँ,
एप्लीकेबल कहाँ पे है? मैचिंग कंसेप्ट कैन नॉट बी अप्लाइड इन दिस मेथड। मैचिंग कंसेप्ट यहाँ पे कर नहीं सकते, क्योंकि पैसा मान लो इस साल आ रहा है, पिछले साल का खर्चा है, अब पैसा हो रहा है जा रहा है, हमारा इनकम पिछले साल की, अब पैसा आ रहा है, वो कांट मैच इट। पर जो एक्रूअल बेसिस है वही कैन मैच इट। इसी साल का खर्चा, इसी साल पेमेंट, अभी लाइबिलिटी अभी पेमेंट। देन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इसमें लो होती है, क्योंकि एक्यूरेट नहीं होगा। हमने जब रिसीव किया सिर्फ उस पर बन रहा है, हमारी ट्रू पिक्चर तो नज़र आ रही ना। अब मान लो इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने हमारे कैश बेसिस पे देखे, खुद बताओ, मान लो इनकम नहीं अभी मिली, अभी हमें रिसीव नहीं आई, हमने ड्यू भी नहीं की, हमने सिंपली तभी रिसीव करनी है जब हमें रिकॉर्ड करना होगा। रिसीव, सॉरी उल्टा बोल दिया, तब हम जिसके का रिकॉर्ड करेंगे जब हमें रिसीव हो गई है। तो यहाँ पर मैचिंग कंसेप्ट नहीं है, तो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी भी नहीं है। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी कैसे नहीं है? नहीं लिखा, इन्वेस्टर्स आए, देख लिया अभी हमारी इनकम बड़ी कम है, भले हमारे मान लो 2 लाख खड़े हैं, अभी आ जाने हैं, ड्यू पड़े हैं, पर हमने नहीं लिखे, क्योंकि कैश कंसेप्ट है। वही दूसरे में इन्वेस्टर्स विल अट्रैक्ट, वो अट्रैक्ट हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि हमें नज़र आ रही है। तो वही है, हमारी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी नहीं होगी। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ रिवेन्यू, यही रिवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होना? जब कैश रिसीव हो गया, और वो जब कैश नहीं रिसीव हो तब भी हमें रिकॉग्नाइज कर लेना है। देन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एक्सपेंस, व्हेन कैश इज़ पेड। पॉइंट्स बनाने ईजी है कि रिवेन्यू को लिख दो, एक्सपेंस का लिख दो, वही इसमें हमने एक्सपेंस कब करने? जब पेमेंट होगी, और दूसरे में कब करने? एक्रूअल में, जब हमने ड्यू कर लिए। देन ब्रांचेज है, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अकाउंटिंग की ब्रांचेज है अलग अलग। अकाउंटिंग अभी भी एवोल्यूशन के पाथ पे हैं, जैसे जैसे हमारे रैपिड ग्रोथ हो रही है ना बिजनेस की, अकाउंटिंग भी इवॉल्व हो रही है। फर्स्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, it is concerned with the recording of transactions in final books in order to find out the trading results in term of profit and loss, financial position of the business for a given period of time. फाइनेंशियल अकाउंटिंग वही फाइनल अकाउंटिंग, फाइनल अकाउंट्स कब बनते हैं ना, हमने सब कुछ ताम झाम करके फाइनल अकाउंट पे जब आना होता है, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। ईजी है, ये प्रोप्राइटर यूज़ करते हैं, क्रेडिटर, इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉई, मैनेजमेंट, गवर्नमेंट यूज़ करती है। कॉस्ट अकाउंटिंग, हमने किस कॉस्ट पे अपने गुड्स को परचेज़ किया है, क्या हमारा बजटेड कॉस्ट था, हमारा करंट कॉस्ट क्या है, ये क्लासिफिकेशन उसकी करेंगे, रिकॉर्डिंग, एलोकेशन करेंगे। जब हमने अपने गुड्स हमने जो प्रोड्यूस की उसकी कॉस्ट के बारे में पता करना है ना, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है, कॉस्ट पता करनी है, सर्विस की या रेंडर उसकी क्या कॉस्ट आ रही है, तो वो कॉस्ट अकाउंटिंग है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, हम अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को इस समय प्रेजेंट करेंगे कि मैनेजमेंट पॉलिसीज़ बना पाए। मैनेजमेंट पॉलिसीज़ बनाती, जैसे कि अब हमने देख लिया हमारे क्रेडिट पे ना कुछ ज़्यादा जा रहा है, क्रेडिट पे हम दे देते हैं गुड्स, बैड डेट्स हो जाते हैं, मतलब कोई हमारे पैसे मार लेता है, सिंपल सी बात है, पैसे मार लेता है, तो हमारी पॉलिसीज़ बनती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करेगी? एनालाइज़ करेगी कि नहीं यार हमारे बैड डेट्स ज़्यादा हो रहे हैं, हम लोगों को क्रेडिट पे दे रहे हैं तभी बैड डेट्स हो रहे हैं, ये हमारी पॉलिसी होगी नो क्रेडिट पॉलिसी, हमारे कोई बैड डेट्स ही नहीं होंगे। सिंपल एग्जांपल है। तो फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम क्या है? हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को इस वे से एनालाइज करना कि वो पॉलिसीज़ बना पाए डे टू डे ऑपरेशंस को अंडरटेक करके माइंड में। देन फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, लास्ट टॉपिक, बधाई, चैप्टर ख़त्म होने वाला है। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ एन अकाउंटेंट इन मॉडर्न टाइम्स। आज के टाइम पे जो मॉडर्न टाइम में हमारी अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है और अकाउंटिंग के फंक्शंस क्या है। ट्रेडिशनली द अकाउंटेंट वाज एक्सपेक्टेड टू कंपाइल एंड प्रेजेंट द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू द ओनर ऑफ द एंटिटी एट द एंड ऑफ द पीरियड, बट विद द एडवेंट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसकी ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ी बढ़ गई है, वेरी फास्टली बढ़ी है। जो फंक्शंस जो है वो क्या है? फाइनेंशियल फंक्शन है। फाइनेंशियल फंक्शन क्या कहता है? हर बिजनेस जो है वो प्रॉब्लम फेस करता है फंड्स की, उसे फंड्स लो कॉस्ट पे मिलने चाहिए, उसे अपने ऑप्टिमली यूज़ करें, वेस्टेज ऑफ फंड्स ना करें। हाई रिटर्न तभी मिलेगा अगर हमारी कॉस्ट कम होगी, तभी तो हम उससे अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। अगर हमारी कॉस्ट ही 110 है, मार्केट वैल्यू मान लो किसी प्रोडक्ट की 100 है, हमारी कॉस्ट ही 110 आ रही है, तो क्या हम उसे 100 में बेचेंगे? नहीं, 110 पे भी नहीं बेचेंगे, फ़ायदा क्या हो? 120 पे बेचेंगे, कोई ख़रीदेगा नहीं, उन्हें अल्टरनेटिव मिल ही रहा है 100 पे। तो हमें ऑप्टिमली यूज़ करना है। फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एक अकाउंटेंट को फेस करनी पड़ती है अपनी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी या फंक्शन को डिस्चार्ज करते हुए। व्हाट टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर शुड फर्म कमिट, कैसे एक्सपेंडिचर करने चाहिए उसे। अमाउंट्स जो फंड है, जैसे मान लो बिजनेस छोटा सा है, उसके पास अपने ना
एसेट्स खरीदने के पैसे नहीं है, एडवर्टाइजमेंट वो बड़े लेवल पे कर रहा है, कहाँ पे स्टैंड करेगा वो, कौन से सोर्सेस से लेना चाहिए। अब कहीं ना एक ना वो होता है डेट, और कहीं को डेट होता है, एक स्पेशल रेशियो होती है कि हम किस रेशियो में जा रहे हैं, यहाँ पे डेट और उसके जिसे कहते हैं प्रोप्राइटर फंड के बीच में होती है कि किस अमाउंट तक यार डेट हमारा फ़ायदेमंद है, किस अमाउंट तक हम डेट अगर डेट से ले रहे हैं तो हमारी इक्विटी कितनी इंक्रीज़ हो रही है और कितने अमाउंट तक हमारा प्रोप्राइटर फंड है, तो उसे ये भी चेक करना पड़ता है। कंट्रोल फंक्शन मैनेज अकाउंटेंट हैज़ टू डू the following responsibilities being a controller to make all the managers and various other person leading a units aware of the responsibilities। अब अकाउंटेंट है, उसे जो अलग कंट्रोलिंग यूनिट्स है ना, मैनेजमेंट और वेरियस अदर पर्सन जो लीड कर रहे हैं यूनिट्स को, डिपार्टमेंटल हेड्स, उन्हें अवेयर करना पड़ेगा कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उन्हें अपने गोल्स को कैसे अचीव करना है। लाइक एक डिपार्टमेंट है सेल्स का, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपनी प्रोडक्शन हाई क्वालिटी कर रहा है, अच्छे से कर रहा है, जो परचेजेज है वो भी अच्छे से हो रही है, प्रोसेसिंग सब अच्छे से हो रहा है, पर जो सेल्स है वही अच्छे से नहीं हो रहे, है ना। सेल्स डिपार्टमेंट वही अपनी सेल्स, मार्केटिंग नहीं हो रही, सेल्स भी चलो ठीक है, मार्केटिंग ही नहीं हो रही, हम अपने गुड्स को लोगों तक लेके नहीं जा पा रहे, लोगों को बता ही नहीं पा रहे, उनकी डिमांड को नहीं जान पा रहे, तो क्या हमारा बिजनेस जो है एफिशिएंटली वर्क कर पाएगा? नहीं ना। ये जो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, बट इट इज़ नेसेसरी, वही आप प्रैक्टिकली सोचो। अकाउंटेंसी में बार बार कहती है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, उसे प्रैक्टिकलिटी से सोच के चला करो। कुछ कंसेप्ट होते हैं जो थ्योरेटिकली अपने माइंड में जानने पड़ते हैं, पर ये सिंपली प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल से करोगे। सबसे पहले ना एक अकाउंटेंसी पढ़ते हुए बहुत ज़रूरी वर्ड आता है वाई। एवरी ट्रांजेक्शन, उसके पीछे वाई ढूंढा करो। हर ट्रांजैक्शन जब करते हो, हर जो भी आप करते हो ना, एक चीज़ जो उसकी बातें होती हैं, भाई हमने डेप्रिसिएशन क्यों लगाया, हमने ये क्यों किया, हमने जर्नल में ऐसी रिकॉर्डिंग क्यों की, हर आप करेंगे ना, आपके बीच में आपकी क्यूरियोसिटी आएगी, वो कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर होंगे। बार बार कह रही हूँ, अकाउंटिंग करनी है ना तो वाई वर्ड अपने माइंड में रख के चलना। लुक आफ्टर द कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन या यूनिट्स, वो कोऑर्डिनेशन भी देखनी है। अब आपस में ही वो राइवलरी कर रहे हैं, भाई मैं आगे जाऊंगा, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गई है, सेल्स उतनी हो ही नहीं है, क्या फ़ायदा। और सेल्स मान लो ज़्यादा हो रही है, प्रोडक्शन यहाँ पे ख़त्म हो चुकी, मतलब है ही नहीं, स्टॉक ही ख़त्म हो गया, क्या होएगा? इन्फ्लेशन। वैसे इतना इफेक्ट करता नहीं, पर फिर भी हो सकती है इन्फ्लेशन। क्या कह सकते हैं इन्फ्लेशन को हम, बताइए कमेंट करके। प्लानिंग फंक्शन, सिलेक्शन ऑफ वन अल्टरनेटिव आउट ऑफ मैनी, जैसे बाईसाइकिल मैन्युफैक्चर से डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या वो पार्ट्स बनाए कि सीधा जैसे कहते हैं पार्ट्स खरीद के असेंबल करके बेचे। प्रॉफिट कहाँ पे उसका मैक्सिमाइज होगा और लॉस मिनिमाइजेशन। अंडरलाइन दिस लाइन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड लॉस मिनिमाइजेशन। उसका लॉस कहाँ कम हुए, प्रॉफिट कहाँ मैक्सिमाइज है, ये उसने इंश्योर करना है। आई होप कि आपको सब समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है मुझे कमेंट करिए, आई विल हेल्प यू इफ़ आई विल बी एबल। बाकी अगर आपको नोट्स चाहिए इसके, तो मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका मैं लिंक यहाँ पे ज्वाइन कर रही हूँ, आपके डिस्क्रिप्शन में अटैच कर रही हूँ, वहाँ पे आप ज्वाइन करिए, आपको नोट्स मिल जाएंगे। पर कमेंट कीजिए मुझे कि आपको नोट्स चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन की भी डालूँ तो मुझे बताइए आपको कौन से सब्जेक्ट्स चाहिए, आपके अलग अलग यूनिवर्सिटी कॉलेज में कौन से सब्जेक्ट्स फॉलो हो रहे हैं। इफ़ आई विल बी एबल आई विल कवर दैट फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू।